हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो एनसीईआरटी के जितने भी चार्ट्स हैं बायो के, वो मैं इस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स के डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद सेल वाला यूनिट जो है उसमें मैंने बायोमोलिकल्स के सारे चार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद प्लांट फिजियो में मैंने फोटोसिंथेसिस के जो लास्ट वाला चार्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड रेस्पिरेशन में मैंने हमारा ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेव साइकिल डिस्कस कर चुकी हूँ। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईटीएस को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन सिस्टम्स में होता है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स में देखें तो आपको एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एंड इन दोनों के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है, या फिर IMS भी कहते हैं। सेंटर में जो पोर्शंस है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हुए अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर तक पहुंचता है, और उस प्रोसेस में वाटर का फॉर्मेशंस होता है और एटीपी का भी फॉर्मेशंस होता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या होता है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो हमारी फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के कहते हैं। एंड जो हमारी सेकेंड कॉम्प्लेक्स है उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड जो जो कि आपको पता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो हमारे इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, जिसको हम NH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। एंड जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड इसके बाद एक यहाँ पे एक यूवी क्विनोन दिखाई देगी, इसका यूज़ हम बाद में बताएंगे। एंड कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की। जो कॉम्प्लेक्स 1 होती है वो सबसे बड़ी होती है। इन सारे कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स 1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। एंड ये 2 सब यूनिट से बनी होती है। एक ब्लू वाली जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से है, एंड ये ग्रीन वाली जो दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस के DNA से बनी हुई है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 2 सब यूनिट है जो अलग अलग जीनोम से बन के आई है, एक माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम से, एक न्यूक्लियस जीनोम से। उसके बाद हम बताते हैं जो मैट्रिक्स है हमारा जिसमें क्रेब साइकिल चलती है। यू ऑल नो दैट क्रेब साइकिल्स में NADH बने थे एंड FADH बने थे। यू ऑल नो दैट वो NADH जो है, FADH दोनों जो है वो उसका यूजेज जो है उसका वो ETS में NADH एंड FADH दोनों का यूज होगा, जो कहाँ बना था, हमारे क्रेब साइकिल्स में बना था। और जितने भी NADH एंड FADH2, जितने भी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के प्रोसेस में जितने भी NADH एंड FADH2 बने थे, उसका यूज़ ये ETS में होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे H2O का फॉर्मेशन होगा। जो प्रोटॉन जो होगा वो मैट्रिक्स से बाहर की तरफ पंप होगा, फिर से उन्हें वापस अंदर लाएगा, जिसमें कि ATP का फॉर्मेशन होगा। इसका हम डिटेल में एक एक चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NADH की। तो NADH लाइसिस से क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH बने थे, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बने थे एंड
क्रेब साइकिल में एक NADH बने थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल की तो आप देख सकते हैं। अब हम सब NADH की बात करते हैं। तो NADH क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के प्रेजेंट में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। NADH जब ऑक्सीडाइज होगा NAD+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन फ्लैमिनो न्यूक्लियोटाइड ने एक्सेप्ट किया एंड थ्रू आयरन सल्फर के थ्रू N1 N3 N4 में होते हुए N2 में जाएगा और जो डायरेक्टली जाएगा UV क्यूनॉन में। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर से आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जब भी NADH का ऑक्सीडेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड से होते हुए आयरन सल्फर सेंटर तक जाएंगे एंड उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट होंगे UV क्यूनॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे UV क्यूनॉन में ट्रांसफर होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 से डायरेक्ट UV क्यूनॉन में ट्रांसफर होगा, ये कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 UV क्यूनॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स UV क्यूनॉन को ट्रांसफर कर देगा, वैसे ही ये 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से होते हुए बाहर की तरफ पम्प्ड होंगे, यानी कि मैट्रिक्स से 4 इलेक्ट्रॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव्ड करेंगे। ये जो 4 प्रोटॉन है वो हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव्ड कर चुके हैं। कहाँ से मूव कर चुके हैं? मैट्रिक्स से मूव कर चुके हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, UV क्यूनॉन ट्रांसफर हो जाएगा, वैसे ही 4 प्रोटॉन हमारा जो है मूव कर जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब आगे की प्रोसेस ध्यान से देखते हैं। UV क्यूनॉन जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है कॉम्प्लेक्स 1 से। अब ये UV क्यूनॉन ये 2 प्रोटॉन लेगा मैट्रिक्स से और बन जाएगा UV क्यूनॉन। UV क्यूनॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है और ये 2 प्रोटॉन ले लेगा मैट्रिक्स से और वो कन्वर्ट कर जाएगा UV क्यूनॉन में एंड 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही जो कि इसने कॉम्प्लेक्स 1 से लिया है। UV क्यूनॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से एंड 2 प्रोटॉन लेता है मैट्रिक्स से एंड बन जाता है UV क्यूनॉल। फिर क्या होता है, फिर जो ये UV क्यूनॉल है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो इसने रिसीव किया था कॉम्प्लेक्स 4 से वो ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 3 के उससे कंटेंट P से। अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आगे ट्रांसफ़र होगा, वो आयरन सल्फर में ट्रांसफ़र होके वो साइटोक्रोम C1 में ट्रांसफ़र होंगे एंड अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C में ट्रांसफ़र होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही साइटोक्रोम C से ट्रांसफ़र होगा वैसे ही 2 प्रोटॉन जो होगा वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो साइटोक्रोम C है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है। ये एक साइटोक्रोम C क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं बट ये दोनों को एक साथ नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, उसके बाद ये पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स 4 तक, कॉम्प्लेक्स 4 में। उसके बाद साइटोक्रोम C फिर से वापस आ जाएगा और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो साइटोक्रोम C ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया है एंड फिर वापस इधर आएगा एंड फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा एंड फिर से ये कॉम्प्लेक्स 4 को ये ट्रांसफ़र करेगा। अब तो इस तरीके से साइटोक्रोम C एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए थे
तो पहले एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे एक साइकिल भी चलती है। फिर हम ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर सेंटर रिसीव करेगा एंड फिर कॉपर सेंटर ए, फिर कॉपर सेंटर से ए होते हुए साइटोक्रोम ए तक जाएगा, फिर साइटोक्रोम A3 एंड देन साइटोक्रोम A3 से साइटोक्रोम बी, वो दो इलेक्ट्रॉन थे वो साइटोक्रोम बी तक जाएगा एंड फिर ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा एंड दो प्रोटॉन भी मैट्रिक्स से रिसीव करेगा एंड H2O का फॉर्मेशंस करेगा एंड ये H2O का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे। और ये ADP कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये प्रोटॉन को लेगा एंड ये इस कॉम्प्लेक्स को फिर से मैट्रिक्स में इस प्रोटॉन को पंप कर देगा एंड इस प्रोसेस से क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। तो एक कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, तो जब 4 प्रोटॉन रिलीज होगा रिसेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, 4 प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के तरफ पंप किए जाएंगे, तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा। 4 प्रोटॉन्स जो होगा वो 1 ATP का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 2.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। अब हम इस आपको ये भी बता देते हैं कैसे ADP से ATP का फॉर्मेशन होते हैं। तो जैसे न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पता है 4 प्रोटॉन से एक ATP का फॉर्मेशन होगा। अब बात कर लेते हैं FADH2 की। जैसे कि आप जानते हैं क्रेब साइकिल जो है मैट्रिक्स में चल रही है, जिसमें क्रेब साइकिल का एक स्टेप है जिसमें सक्सेनेट जो है फ्यूमरेटिव में बन रहा है, जिसमें FADH2 का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस में FADH जो बनता है वहाँ उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे एंड फिर इसको आयरन सल्फर सेंटर रिसीव करेगा। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सीधे यूवी क्विनोन के तरफ जाएंगे एंड जो ये FADH2 वाली प्रोसेस है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 का कोई भी रोल नहीं है। ये FADH2 वाले प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स 1 का कोई भी रोल नहीं है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे वो यूवी क्विनोन की तरफ जाएंगे। यूवी क्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते ही 2 प्रोटॉन को रिसीव कर देगा एंड फिर यूवी क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यूनिक्विनोल जो है वो 2 प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉम्प्लेक्स 3 के पास दे देगा। जैसे ही फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, फिर ये 2 प्रोटॉन जो है वो बाहर की तरफ पंप हो जाएगा। फिर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स था वो सेंटर P के तरफ गए एंड देन विल बी सेम प्रोसेस विल बी रिपीट। तो आपको समझ में आ गया होगा जो कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ से FADH2 रिलीज होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चार्ट और नेक्स्ट साइकिल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।